चीन, एक ऐसी धरती जहां भूगोल और संस्कृति हजारों साल से साथ साथ विकसित हुए हैं। यहां पहाड़ सिर्फ ऊंचाई नहीं, आस्था की दिशा है, और नदियां सिर्फ बहाव नहीं, बस्तियों की धड़कन है। कहीं बादलों में छिपी चोटियां हैं जो हर पल नया रूप लेती हैं, तो कहीं लाल पीले पत्थरों की परतें हैं जिनमें समय का इतिहास साफ पढ़ा जा सकता है। ये जगहें केवल देखने के लिए नहीं बनी, ये आपको धीरे चलना सिखाती हैं, शांत होकर समझना सिखाती हैं, और यह महसूस कराती हैं कि इंसान ने प्रकृति पर हुक्म नहीं चलाया, बल्कि उसी के साथ तालमेल बनाकर अपना संसार रचा। आज की इस यात्रा में हम उन्हीं दृश्यों के बीच जाएंगे जहां प्रकृति ही गति तय करती है और हर मोड़ पर धरती, समय और विश्वास एक साथ दिखाई देते हैं। नंबर 1, फांजिंग शान गुइजोउ। बादलों के ऊपर जुड़वां शिखरों पर टिका आस्था का पुल। फांजिंग शान दूर से ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ को नहीं बल्कि एक विचार को पत्थर में बदल दिया हो। गुइजोउ की गहरी हरियाली के ऊपर यह पर्वत अचानक उठता है, घने बादली जंगलों की छत से बाहर निकलते हुए, और फिर धीरे धीरे उस ऊंचाई तक पहुंचता है जहां हवा का रंग बदल जाता है और दृश्य का नियम भी। इसकी सबसे अनोखी छवि जुड़वां शिखरों की है, जिनके ऊपर प्राचीन मंदिर बैठे हैं, और बीच में एक संकरा पत्थर का पुल, इतना पतला कि वह रास्ता कम और सीमा रेखा ज्यादा लगता है। नीचे सीधा गहराई का विस्तार, ऊपर खुला आकाश, और बीच में कुछ कदमों का वह हिस्सा जहां इंसान खुद को सामान्य जमीन से अलग महसूस करने लगता है। यहां चढ़ाई सिर्फ दूरी नहीं, एक क्रम है, हजारों सीढ़ियां पत्थर पर बनी हुई जो जंगल की नमी, काई की परत और बादलों की चाल के साथ बदलती रहती हैं। रास्ते में पेड़ों की छाया घनी होती जाती है, हवा में एक ठंडक स्थिर हो जाती है, और हर मोड़ पर लगता है कि पहाड़ आपको जल्दी नहीं जाने देगा। फांजिंग शान की खासियत यही है कि यह तुरंत कुछ नहीं दिखाता, यह दृश्य को धीरे धीरे खोलता है। कभी बादल सामने आकर सब ढक देते हैं, कभी अचानक हटकर नीचे की परतें दिखा देते हैं। घाटियां, दूर के शिखर और पहाड़ों की लहरों जैसा फैलाव। ऊपर पहुंचकर जब मंदिरों के पास खड़े होते हैं तो पत्थर की बनावट अपने आप में एक संरचना जैसी लगती है, मानो प्राकृतिक स्तंभों पर किसी ने आस्था को टिकाया हो। यहां का सन्नाटा भी अलग है, वह खाली नहीं, भरा हुआ लगता है। हवा की सरसराहट, सीढ़ियों पर कदमों की हल्की आवाज और बादलों के गुजरने से बदलती रोशनी। फांजिंग शान आराम नहीं देता, पर बदले में वह एक ऐसा अनुभव देता है जो याद में दृश्य बनकर नहीं, एहसास बनकर बैठता है कि कुछ जगहें देखने से ज्यादा पहुंचने के तरीके से समझ में आती हैं। नंबर 2, वॉन घाटी, सिचुआन। नदियों, जंगलों और पत्थर गांवों की धीमी सजीव दुनिया। वोंग घाटी की पहचान किसी एक शानदार दृश्य से नहीं, बल्कि उस लगातार चलने वाली शांति से होती है जो हर कदम के साथ गहरी होती जाती है। उत्तरी सिचुआन की पहाड़ियों के बीच यह घाटी ऐसे खुलती है जैसे प्रकृति ने इसे दिखाने के लिए नहीं, बस रहने के लिए बनाया हो। एक ऐसा स्थान जहां हर चीज अपनी जगह पर है और किसी चीज को साबित करने की जल्दी नहीं। यहां साफ नदियां घाटी के भीतर धीरे धीरे रास्ता बनाती हैं, कभी पत्थरों के बीच हल्की आवाज के साथ बहती हुई, कभी चौड़ी होकर दर्पण जैसी सतह बना देती हैं। दोनों तरफ ढलानों पर घने जंगल हैं, इतने घने कि दूर से पूरा पहाड़ एक ही रंग का लगता है, लेकिन पास जाने पर उसी हरियाली में दर्जनों अलग अलग बनावटें दिखाई देती हैं। पत्तों की चमक, शाखाओं की परछाइयां और नमी से गहरी हुई मिट्टी की गंध। इस घाटी का सबसे सधा हुआ हिस्सा इसके छोटे पत्थर के गांव हैं, जो ऐसे लगते हैं मानो पहाड़ की चट्टान ने ही खुद को घरों के रूप में ढाल लिया हो। स्थानीय सामग्री से बने ये घर दृश्य में अलग से उभरते नहीं, बल्कि उसी भूदृश्य में घुल जाते हैं। छतें, दीवारें और आंगन सब कुछ आसपास के पत्थर और लकड़ी के रंगों के साथ मेल खाते हैं। रास्ते भी यहाँ टूरिस्ट ट्रेल जैसी सीधी रेखा नहीं बनाते। ये हाथ से बने संकरे पगडंडी रास्ते हैं जो ढलान को पकड़कर चलते हैं, कभी खेतों के किनारे से, कभी जंगल की सीमा से और कभी नदी के ऊपर बने छोटे पुलों से।
वॉन घाटी की आत्मा उसकी संतुलित खेती में भी दिखती है। सीढ़ीनुमा खेत पहाड़ पर ऐसे उतरते हैं जैसे किसी ने जमीन को सम्मान से काटकर व्यवस्थित कर दिया हो। यहाँ खेती एक गतिविधि कम और परंपरा ज्यादा लगती है, क्योंकि उसका आकार प्रकार खुद बता देता है कि इंसान ने जमीन पर दबाव नहीं डाला, बल्कि उसकी सीमाओं को समझकर काम किया है। इस जगह पर घूमना दरअसल घूमना नहीं, धीमे धीमे खुलते दृश्य में शामिल होना है। हर मोड़ पर कोई नया रंग नहीं, बल्कि उसी रंग का नया स्वर मिलता है। कहीं पानी की चमक, कहीं पत्थर की ठंडक, कहीं हवा में जंगल की ताजगी। वॉन्ग घाटी आपको यह याद दिलाती है कि महानता हमेशा ऊंचाई या विशालता से नहीं आती। कभी कभी वह उस साधारण, स्थिर और ईमानदार भूगोल में होती है जहां जीवन प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चलता है। नंबर 3, फेंगहुआंग प्राचीन नगर, हुनान। तू नदी के किनारे लकड़ी के घरों में बसता इतिहास। फेंगहुआंग का सबसे पहला असर उसकी रफ्तार है। यह जगह आपको आते ही धीमा कर देती है। तुओ नदी के साथ साथ फैला यह प्राचीन नगर किसी संग्रहालय की तरह सजाया हुआ नहीं लगता, बल्कि एक जीवित बस्ती की तरह महसूस होता है, जहां समय ने अचानक रुकने का फैसला नहीं किया, बस धीरे चलना सीख लिया। नदी के किनारे लकड़ी के पारंपरिक घर, खंभों पर टिके हुए बालकनियों और गलियारों से जुड़े ऐसे खड़े हैं मानो पानी की धारा के साथ उनका रिश्ता सदियों पुराना हो। इन घरों की बनावट में एक पुरानी तकनीक की साफ पढ़ाई मिलती है। लकड़ी के जोड़, छतों के किनारे और वे रास्ते जो दोनों किनारों के जीवन को जोड़ते हैं। पत्थर की गलियां यहां किसी एक दिशा में नहीं भागती, वे घुमाव लेकर आगे बढ़ती हैं और हर मोड़ पर एक नया कोण खोलती है। कहीं पुराना मेहराब, कहीं छोटी सी सीढ़ी जो सीधे पानी तक उतरती है, कहीं पुल जो इतना सहज है कि वह संरचना कम और शहर की आदत ज्यादा लगता है। दिन के उजाले में फेंगहुआंग अपनी बनावट के लिए याद रहता है, लकड़ी, पत्थर और नदी के बीच बने संतुलन के लिए। लेकिन रात में इसका चेहरा बदल जाता है। जैसे ही अंधेरा गहराता है, लाल लालटेनें एक एक करके जलती हैं और उनकी रोशनी नदी की सतह पर लंबी परछाइयों में फैल जाती है। पानी पर कांपती रोशनी शहर को एक अलग ही मूड में ले जाती है। ऐसा नहीं कि वह नाटकीय बन जाता है, बल्कि वह और शांत और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। नदी की हल्की आवाज, दूर से आती बातचीत, लकड़ी के फर्श पर कदमों की मध्यम थाप, ये सब मिलकर एक ऐसी ध्वनि परत बनाते हैं जो आपको लगातार याद दिलाती रहती है कि आप किसी दृश्य के सामने नहीं, एक चलती हुई स्मृति के भीतर खड़े हैं। फेंगहुआंग की खास बात यह है कि यह इतिहास को दिखाकर प्रभावित नहीं करता, यह इतिहास को रोजमर्रा के भीतर घुला हुआ रहने देता है। यहाँ का सौंदर्य इसी में है कि मनुष्य ने नदी को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके साथ जीने का तरीका बनाया। घर ऊंचे खंभों पर, रास्ते पानी की दिशा के मुताबिक और शहर की रचना ऐसी कि प्राकृतिक बहाव के सामने वह कठोर नहीं पड़ता। मेरे लिए फेंगहुआंग का अनुभव देखने से ज्यादा महसूस करने का है। एक ऐसी जगह जहां आप जितना शांत होंगे, उतना ही शहर आपको अपना असली रूप दिखाएगा। नदी के साथ बहता, लकड़ी में बसता और रोशनी में सांस लेता हुआ। नंबर 4, एमई शान, सिचुआन। धुंध, मंदिर और समुद्र बादल की आध्यात्मिक चढ़ाई। एमई शान का अनुभव किसी एक बिंदु पर नहीं टिकता। यह एक लंबी, परत दर परत खुलने वाली चढ़ाई है, जहां रास्ता जितना ऊपर जाता है, माहौल उतना ही शांत और गंभीर होता जाता है। सिचुआन की इस पर्वतमाला में प्रवेश करते ही हवा में नमी का एक स्थायी स्पर्श महसूस होने लगता है, जैसे जंगल ने वातावरण को अपने भीतर समेट रखा हो। घने प्राचीन पेड़ रास्ते के दोनों तरफ दीवारों की तरह खड़े रहते हैं। उनकी शाखाओं पर काई की मोटी परतें और पत्थरों पर चमकती नमी लगातार यह संकेत देती रहती है कि यहाँ प्रकृति सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं, मुख्य उपस्थिति है। चढ़ाई के लिए बने पत्थर के रास्ते सीधे नहीं चलते, वे मोड़ लेते हैं, कभी ढलान को काटते हुए, कभी सीढ़ियों में बदलते हुए और कभी इतने संकरे हो जाते हैं कि आपको अपने कदमों के साथ साथ अपनी सांसों को भी नियंत्रित करना पड़ता है। यही धीमापन इस जगह की आत्मा है। यह आपको तेजी से ऊपर नहीं जाने देता,
बल्कि हर हिस्से को पार करने की बजाय जीने पर मजबूर करता है। रास्ते में मंदिरों की मौजूदगी अचानक नहीं आती। वे धुंध के भीतर से उभरते हैं, फिर पेड़ों के पीछे गायब हो जाते हैं और फिर किसी मोड़ पर फिर सामने आ जाते हैं। घंटियों की दूर की आवाज, लकड़ी के ढांचों की गंध और धुएं की हल्की सी लकीर, ये सब मिलकर यात्रा को साधारण ट्रैक नहीं रहने देते। यहां धार्मिक संरचनाएं जंगल से अलग नहीं दिखती। वे ऐसे लगती हैं जैसे इसी वातावरण का स्वाभाविक विस्तार हो। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, धुंध का व्यवहार बदलता है। कभी वह रास्ता ढक देती है, कभी अचानक हटकर नीचे का फैलाव दिखा देती है। और फिर जब आप सुनहरे शिखर की ओर बढ़ते हैं तो दृश्य एक निर्णायक मोड़ लेता है। ऊपर पहुंचकर बादलों का सागर सचमुच समुद्र जैसा फैल जाता है। एक सफेद लगातार बहती परत जो घाटियों की गहराई को छिपा देती है और पहाड़ों के किनारों को तैरता हुआ बना देती है। साफ दिनों में रोशनी इस परत पर पड़कर चमक पैदा करती है और वातावरण में एक ऐसा ठहराव आ जाता है जहां शब्द कम पड़ते हैं। एमई शान का असर इसी में है कि वह आपको चौंकाकर नहीं, धीरे धीरे अपने भीतर खींचकर प्रभावित करता है। जंगल की नमी, पत्थर की ठंडक, मंदिरों की स्थिरता और बादलों की गति सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो यात्रा खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक भीतर चलता रहता है। नंबर 5, हुकोउ जलप्रपात, शांची। पीली नदी की संकरी घाटी में उफनती सुनहरी गूंज। हुकोउ जलप्रपात को समझने के लिए पहले पीली नदी को समझना पड़ता है। एक ऐसी नदी जो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि मिट्टी, गाद और समय की धूल भी बहाती है। हुकोउ के पास आकर यही नदी अचानक जैसे अपना रूप बदल लेती है। नदी का पाट एकदम संकरा हो जाता है और वही विशाल प्रवाह एक सीमित चट्टानी गलियारे में दबकर नीचे गिरता है। इस संकरेपन की वजह से पानी की ताकत कई गुना महसूस होती है। यह गिरना नहीं, उफान है, एक लगातार चलता हुआ दबाव जो हवा में कंपन की तरह फैलता है। सबसे अलग चीज है इसका रंग। पीली नदी की गाद भरी धारा यहां झाग और धुंध में बदलकर सुनहरे औखर रंग का छिड़काव करती है, जो काले भूरे पत्थरों की दीवारों पर टकराकर दृश्य को और भी तीखा बना देती है। इस जगह पर खड़े होकर केवल देखना संभव नहीं रहता, क्योंकि आवाज, स्प्रे और जमीन की हल्की थरथराहट सब मिलकर आपको उस ऊर्जा के भीतर खींच लेते हैं। यह जलप्रपात किसी ट्रॉपिकल झरने जैसा सुंदर नहीं दिखता। इसकी सुंदरता उसके खुरदरेपन में है। आसपास की घाटी और चट्टानें एक तरह की कठोर फ्रेमिंग बनाती हैं, जिसके भीतर पानी का यह विस्फोट लगातार बदलता रहता है। कभी धारा चौड़ी लगती है, कभी और संकरी। मौसम और जलस्तर के साथ इसकी तीव्रता का व्यवहार बदलता है। पास जाने पर पानी की महीन बूंदें चेहरे पर महसूस होती हैं और हवा में मिट्टी की गंध, जो यहाँ की असली पहचान है, स्पष्ट हो जाती है। मेरे लिए हुकोउ का अनुभव शक्ति का अनुभव है। प्रकृति की वह क्षमता जो बिना किसी सजावट के केवल अपने नियम से काम करती है। यहाँ दृश्य की भव्यता सिर्फ ऊंचाई में नहीं, उस संकरे बिंदु में है जहां नदी को मजबूर होकर अपनी पूरी ताकत दिखानी पड़ती है। हुकोउ आपको यह याद दिलाता है कि कुछ जगहों की महानता उनकी नफासत में नहीं, उनकी कच्ची ईमानदार ताकत में होती है। और पीली नदी यहां उसी ईमानदारी के साथ बोलती है। नंबर 6, लेशान विशाल बुद्ध, सिचुआन। चट्टान में तराशा गया विश्वास, 3 नदियों का प्रहरी। लेशान का विशाल बुद्ध पहली नजर में मूर्ति कम और पहाड़ का हिस्सा ज्यादा लगता है। सिचुआन में 3 नदियों के संगम के पास लाल बलुआ पत्थर की ऊंची चट्टान पर बैठा यह 71 मीटर ऊंचा स्वरूप इतना बड़ा है कि उसका शरीर भूदृश्य में फिट नहीं होता, वह खुद भूदृश्य बन जाता है। इसकी विशालता का असली एहसास तब होता है जब आप पास जाकर देखते हैं कि उसके कंधे ढलान जैसे हैं, हाथों की आकृति छतों सी लगती है और पैरों के आसपास की जगह मानो किसी प्राकृतिक मंच की तरह फैली हुई है। समय के साथ उस पर उगी हरियाली इस मूर्ति को अलग नहीं करती, बल्कि इसे और ज्यादा स्थायी बना देती है, जैसे पत्थर और वनस्पति ने मिलकर इसे जीवित रखा हो।
यहाँ घूमते हुए समझ आता है कि यह सिर्फ कला नहीं, इंजीनियरिंग भी है। ऊपर से नीचे उतरते हुए संकरे रास्ते मूर्ति के किनारों के साथ चलते हैं और हर कुछ कदम पर पैमाने का भ्रम टूटता है। जो चेहरा दूर से शांत दिखता है वह पास से एक विशाल चट्टानी संरचना बन जाता है। सबसे प्रभावशाली पहलू उसका आंतरिक जल निकासी तंत्र है, जो बारिश के पानी को मूर्ति के भीतर और किनारों से नियंत्रित तरीके से बाहर ले जाता है ताकि पत्थर को नुकसान कम हो। यह बात इस स्मारक को देखने से आगे ले जाती है। यह बताती है कि उस समय के कारीगरों ने प्रकृति, मौसम और पत्थर तीनों को ध्यान में रखकर निर्माण किया था। नदी से देखने पर बुद्ध का असर अलग हो जाता है। पानी की सतह से उठते दृश्य में वह किसी पहरेदार की तरह बैठा लगता है, एक स्थिर उपस्थिति जो बहाव के ऊपर शांत है। मेरे लिए लेशान का अर्थ यही है, मानव आस्था की वह क्षमता जो पहाड़ को चुनौती देकर नहीं, उसे अपनाकर कुछ इतना बड़ा बना देती है कि वह सदियों तक भूगोल का हिस्सा बना रहे। यह जगह बताती है कि जब विश्वास, तकनीक और स्थल चयन एक ही दिशा में हो तो परिणाम केवल स्मारक नहीं रहता, वह पूरे परिदृश्य की पहचान बन जाता है। नंबर 7, लॉन्गमैन गुफाएं, हेनान। पहाड़ की दीवार पर उकेरी गई हजारों मूर्तियों की गाथा। लॉन्गमैन गुफाएं किसी एक प्रवेश द्वार से शुरू होकर खत्म होने वाली जगह नहीं है। ये नदी के किनारे चट्टानों में फैला एक लंबा चलता हुआ पत्थर का अभिलेख है। चूना पत्थर की दीवारें 1 किलोमीटर से अधिक तक साथ चलती हैं और उन्हीं दीवारों के भीतर हजारों कक्ष, आला और गुफाएं छोटी छोटी मूर्तियों से लेकर विशाल प्रतिमाओं तक ऐसे बसे हैं जैसे पत्थर के अंदर एक पूरा शहर मौजूद हो। यहां का असर संख्या से नहीं, उस निरंतरता से आता है जिसमें पीढ़ियों ने एक ही काम किया, चट्टान को श्रद्धा में बदलना। हर आकार की मूर्ति में कारीगरी का स्तर अलग दिखता है। कहीं रेखाएं बेहद नाजुक हैं, कहीं आकृतियां अधिक ठोस, लेकिन समग्र अनुभव में एक ही बात स्पष्ट रहती है कि यह जगह समय की परतों के साथ बनी है। चलते हुए आप महसूस करते हैं कि यहां प्रकाश भी भूमिका निभाता है। दिन में सूरज का कोण बदलते ही चेहरों की छाया बदलती है, उभरी हुई रेखाएं अलग दिखाई देती हैं और पत्थर की सतह कभी गर्म कभी ठंडी लगती है। रास्तों पर बने पैदल पथ और सीढ़ियां आपको अलग अलग स्तरों से देखने देते हैं। कभी आप मूर्तियों के सामने खड़े होते हैं, कभी नीचे से ऊपर देखते हैं और कभी बिल्कुल पास से उस कटाई की महीनता देख पाते हैं जिसमें हथौड़ी छेनी की मेहनत आज भी पड़ी जा सकती है। नदी की उपस्थिति इस अनुभव को लगातार चलता रखती है। नीचे बहता पानी आपको याद दिलाता है कि पत्थर स्थिर है पर समय बह रहा है। शाम के समय जब रोशनी नरम हो जाती है, चट्टान के छिद्रों और मूर्तियों के चेहरे अधिक उभर आते हैं। पानी पर हल्की परछाइयां पड़ती हैं और पूरा दृश्य किसी शांत गलियारे जैसा लगने लगता है जहां आवाजें धीमी हो जाती हैं। मेरे लिए लॉन्गमैन का अर्थ केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि वह क्षण है जब मानव रचनात्मकता भूगोल के साथ सीधे संवाद करती है, कागज पर नहीं, पत्थर पर। यह जगह बताती है कि आस्था कभी कभी इमारतों से नहीं, सीधे धरती को आकार देकर व्यक्त होती है। और जब ऐसा होता है तो वह सौंदर्य सीमाओं और सदियों दोनों से परे चला जाता है। नंबर 8, फ्रोंग गांव, हुनान। जलप्रपात के ऊपर टंगा गांव जहां पानी ही धड़कन है। पुरोंग गांव का सबसे बड़ा आश्चर्य उसका स्थान है। एक ऐसा गांव जो किसी नदी के किनारे नहीं, बल्कि सीधे एक जलप्रपात के ऊपर और आसपास बस गया है। यहाँ पानी कोई दूर का दृश्य नहीं, रोजमर्रा की आवाज है। इतना लगातार कि कुछ समय बाद वह शोर नहीं लगता, बल्कि वातावरण का स्थायी संगीत बन जाता है। तुजिया समुदाय की परंपरागत लकड़ी की इमारतें चट्टान के किनारे खंभों पर टिकती हैं। बालकनियां, लकड़ी के गलियारे और पुल, सब कुछ इस तरह बना है कि मनुष्य और पानी एक ही फ्रेम में साथ रह सके। घरों की बनावट में एक व्यावहारिक बुद्धि दिखती है। ऊंचाई, सहारा, रास्तों की दिशा, सब कुछ इस हिसाब से कि नमी, ढलान और बहाव के साथ जीवन चल सके। दिन में फुरोंग का सौंदर्य उसकी संरचना में है। लकड़ी की रेखाएं, पत्थर की सीढ़ियां
और नीचे गिरता पानी जो गांव को दो स्तरों में बांट देता है। आप जैसे जैसे गलियों में चलते हैं, दृश्य बदलता रहता है। कहीं जलप्रपात सामने खुल जाता है, कहीं वह इमारतों के पीछे से सुनाई देता है, और कहीं आप ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां पानी की धुंध चेहरे पर महसूस होने लगती है। यह जगह दिखाती है कि गांव ने प्रकृति को सजाया नहीं, बल्कि उसके साथ अपनी रचना तैयार की है। रात को फुरों का प्रभाव और बढ़ जाता है। लाल लालटेनें लकड़ी के मुखौटों पर जलती हैं और उनकी रोशनी पानी की सफेद झाग पर पड़कर चमकती है। जलप्रपात के नीचे से गुजरने वाले रास्ते सबसे यादगार बन जाते हैं। ठंडी नमी, पानी की महीन बूंदें और ऊपर लटकते घरों की रोशनियां सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो वास्तविक होने के बावजूद अविश्वसनीय लगता है। मेरे लिए फुरोंग का अर्थ सहअस्तित्व है। यहां प्रकृति और इंसान प्रतिस्पर्धा नहीं करते, सहयोग करते हैं। यह गांव आपको यह महसूस कराता है कि वास्तुकला कभी कभी ईंट सीमेंट का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जगह की शर्तों को स्वीकार करके टिके रहने की कला है। और जब गांव की धड़कन जलप्रपात बन जाए, तब हर कदम पर आप सिर्फ रास्ता नहीं चलते, आप उस लय के भीतर चलते हैं जो पानी तय करता है। नंबर 9, बांजी जलप्रपात, चीन वियतनाम सीमा से परे बहता साझा सौंदर्य। बांजी जलप्रपात का आकर्षण उसकी विशालता में है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी बहुस्तरीय प्रकृति में। यहां पानी एक ही धार में सीधे नीचे नहीं गिरता, वह चूना पत्थर की सीढ़ियों जैसी बनावटों पर फैलते हुए कई परतों में उतरता है। मानो नदी ने खुद को कई हिस्सों में बांटकर दृश्य को व्यापक बना दिया हो। आसपास की कराश्ट पहाड़ियां मुलायम आकार में उठती हैं और हरियाली उस पर ऐसे छड़ी रहती है जैसे किसी ने पहाड़ों को हरे रंग से ढक दिया हो। दूर से देखने पर यह पूरा दृश्य एक विशाल पर्दे जैसा लगता है। सफेद पानी, हरी दीवारें और पत्थर की बनावट, जिसमें कोई भी तत्व अकेला नहीं दिखता। इस जलप्रपात की खासियत यह भी है कि यहाँ पानी का स्वभाव आक्रामक नहीं, निरंतर और संतुलित लगता है। आवाज मौजूद है, पर वह टूटती हुई नहीं, बहती हुई है। एक स्थायी गूंज जो जगह को शांत बनाती है, डरावना नहीं। नदी के पास पहुंचने पर अनुभव अधिक संवेदनशील हो जाता है। पारंपरिक नावें, राफ्ट आपको पानी के करीब ले जाती है, जहां धुंध हवा को ठंडा करती है और चेहरे पर महीन नमी बैठ जाती है। उस बिंदु पर खड़े होकर आपको समझ आता है कि इतने बड़े दृश्य का असर सिर्फ देखने से नहीं, उसकी हवा, उसकी गंध और उसकी ध्वनि से बनता है। मेरे लिए बांजी की सबसे अनोखी बात उसका सीमा विहीन एहसास है। यह जगह किसी राजनीतिक रेखा को नहीं मानती। पानी अपना काम करता है, चट्टानें अपनी जगह हैं, हरियाली अपनी गति से बढ़ती है। यही कारण है कि यहाँ खड़े होकर मन में एक अलग तरह की शांति आती है, जैसे आप किसी साझा प्राकृतिक भाषा के सामने हैं जो इंसानों की बनाई सीमाओं से बड़ी है। यह जलप्रपात उन यात्रियों के लिए है जो तेज रोमांच नहीं, स्थिर विस्मय चाहते हैं। ऐसा विस्मय जो थोड़ी देर में खत्म नहीं होता, बल्कि देर तक भीतर बना रहता है। बांजी आपको याद दिलाता है कि प्रकृति का सबसे सुंदर रूप कभी कभी ताकत नहीं, संतुलन होता है। जहां पानी गिरता है पर दृश्य को तोड़ता नहीं, वह बस उसे लगातार नया बनाता रहता है। नंबर 10, झांगिये दानशिया, गांसू, रंगों की परतों वाला पहाड़ी कैनवास, धरती की चित्रकारी। झांगिये दानशिया को पहली बार देखने पर दिमाग उसे किसी जगह की तरह नहीं पकड़ता, बल्कि एक चित्र की तरह पकड़ता है, जैसे धरती ने पहाड़ों पर रंगों की चौड़ी ब्रश लाइनें खींच दी हों। गांसू के इस क्षेत्र में पहाड़ों की परतें साफ दिखती हैं, लाल, नारंगी, पीली, ओखर, कभी हल्की कभी गहरी, और इनके बीच की रेखाएं इतनी स्पष्ट कि लगता है आप भूगोल नहीं, समय की परतें देख रहे हैं। यह रंग किसी सजावट का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे भूवैज्ञानिक क्रम का परिणाम है। जमाव, दबाव और धरती की उठापटक, जिसने तलछट को मोड़कर ऐसी लहरें बना दी जिन पर रंग स्थायी हो गए। दानशिया का असर उसके खालीपन में भी है। यहां बहुत जगहों पर वनस्पति कम होती है, इसलिए आंख के सामने कोई व्यवधान नहीं आता। आपका ध्यान सीधे चट्टान और रंग पर टिकता है।
और यही सीधापन इसे अलग बनाता है। आपको हर रेखा पढ़ाई की तरह दिखती है। दिन में रोशनी के साथ रंगों का स्वभाव बदलता रहता है, कभी वे नरम हो जाते हैं, कभी तीखे। लेकिन असली चरम अनुभव सूर्यास्त के आसपास आता है, जब कम कोण की रोशनी पहाड़ियों की उभरी धंसी रेखाओं को और स्पष्ट कर देती है। तब ये पहाड़ ठोस आग जैसे दिखने लगते हैं, एक लहराता हुआ क्षितिज जो हर कदम पर नया संयोजन दिखाता है। यह जगह जल्दी देखने की जगह नहीं है। यहाँ का आनंद धीमे धीमे अलग अलग दृष्टि बिंदुओं पर रुकने में है, क्योंकि हर एंगल पर रंगों की पट्टियां अलग क्रम में दिखती हैं और हर दूरी पर पहाड़ों की बनावट नई लगती है। मेरे लिए झांगे दानशिया एक अंत जैसा दृश्य है, ऐसा अंत जो यात्रा को बंद नहीं करता बल्कि उसे अर्थ देता है। यह बताता है कि धरती का सौंदर्य अक्सर किसी अचानक घटना से नहीं बल्कि धीमी मौन प्रक्रियाओं से बनता है, और जब वह बनता है तो वह कल्पना से बड़ा निकलता है। दानशिया के सामने खड़े होकर यही एहसास सबसे मजबूत होता है कि प्रकृति की रचनात्मकता किसी भी कहानी से ज्यादा वास्तविक और ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है।